अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए कल हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को डिस्कस किया था और मैक्सवेल इक्वेशंस में हमने दो लॉज को डिस्कस कर लिया था और बाकी दो लॉज रहते थे जिन्हें हमने कहा था कि कल डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट लॉ था गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड था हमारे पास गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म और थर्ड हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड हमारे पास क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखें सर, ईएमएफ का फार्मूला होता है क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल और ईएमएफ का दूसरा फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इनको कंपेयर करके देखें तो बनता है क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस पार्शल फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस, अब फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए के बराबर, तो बनेगा डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू बी डॉट ए। अब गौर से देखें, ये इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी क्या चीज़ जाहिर कर रही हैं, यानी कि इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखें सर, ये चीज़ जाहिर कर रही है जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या फिर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैं लिख रहा हूँ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूँ भी लिख सकते हैं और changing magnetic field produces electric field। ये दो पॉइंट्स काफ़ी अहम हैं और कई बार डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है क्लोज सरफेस इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। अब इक्वेशन नंबर ए में ए फाई बी की वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई डी टी क्लोज सरफेस इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी ए बनेगा। अब क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस, अब गौर से देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस में तब्दील होती है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस, तो उसके लिए हम लोग डी और डी टी की बजाय लिखते हैं पार्शल बी डिवाइडेड बाई पार्शल टी, यानी कि ये जो डिफरेंशियल है वो पार्शल में चेंज हो जाता है डॉट डी ए। अब इस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग इंटेग्रल फॉर्म है किसकी सर? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अगर इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम ऑन इक्वेशन नंबर 1, स्टोक्स थ्योरम का काम क्या होता है? स्टोक्स थ्योरम का काम ये होता है कि ये लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में चेंज कर देता है और लेंथ को एरिया में चेंज करता है। तो इस इक्वेशन पर ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये लाइन इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल में चेंज हो गई और यहाँ पर लगाना पड़ता है कर्ल इनटू ई डॉट, ये डी एल चेंज होगा डी ए में, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ ये वाली वैल्यू सेम की सेम ऐसे की ऐसे आएगी, पार्शल बी डिवाइडेड बाई पार्शल टी इनटू डी ए आएगा। अब देखें, ये इंटेग्रल इस इंटेग्रल से कैंसल और डी ए से कैंसल, तो बनेगा कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी डिवाइडेड बाई पार्शल टी। इसको यूं भी लिखते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी डिवाइडेड बाई पार्शल टी। अब इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ।
ये हो गई हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म। अब गौर से देखें, कर्ल का क्या मीनिंग होता है। कर्ल का मीनिंग होता है रोटेशन। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब होगी, ये जब मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जो वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रोटेट करेगा। इसी पॉइंट को मैं वर्डिंग में लिखूँ तो बनता है वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो रोटेट। ये तो हमारे पास बातें हुई फैराडे लॉ की। इनमें से जो बातें हैं याद रखने की, वो ये बात है, दूसरी ये बात, और तीसरा ये पॉइंट हो गया। ये जो 3 पॉइंट्स है मैंने बताए हैं, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैराडे लॉ है। इनको बाज़ औक़ात इंटरव्यू में पूछा जाता है और MCQs में कई बार पूछते हैं। 4th लॉ है हमारे पास एम्पियर लॉ। ये लॉ कहता है जहाँ पर करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस लॉ के मुताबिक क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यानी कि जहाँ पर करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। फर्ज कर लें हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लॉ की फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इस इक्वेशन के मुताबिक करंट का फार्मूला हमारे पास होता है I इज इक्वल टू J.dA। तो इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ J.dA। ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ हो गई। अगर इसी इक्वेशन पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये चीज़ क्या करती थी, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में तब्दील करती थी। तो बनेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ, अब b के साथ कर लगाना पड़ता है, B.dA चेंज हो जाएगा, dl dA में तब्दील होगा, बनेगा म्यू नॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ J.dA। अब इंटीग्रल इंटीग्रल से कैंसल, dA dA से कैंसल, बचेगा कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट J, या यूं भी लिखते हैं डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J। यहाँ पर जो J है ये करंट पर यूनिट एरिया कहलाता है। इसका यूनिट होता है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। J को कहते हैं करंट डेंसिटी। और इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। अब हमारे पास है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। इस एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड मैक्सवेल ने किया था इन 1870। अच्छा, एक दो बातें हैं जिन्हें आप लोग नोट फरमा लें। पहली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है और करंट मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो चार्जेस होते हैं वो मैटर्स की वजह से होते हैं। जहाँ पर मैटर होगा वहाँ पर चार्जेस होंगे, जहाँ पर मैटर नहीं होगा वहाँ पर चार्जेस भी नहीं होंगे। तो इस एम्पियर्स को मॉडिफाइड करने के लिए मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने एक कैपेसिटर लिया था, एक कैपेसिटर है हमारे पास, और कैपेसिटर के अक्रॉस एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया था। फर्ज कर लें एट इंस्टेंट ये एसी सोर्स का ये सिरा पॉजिटिव है तो ये हुआ नेगेटिव, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसने फर्ज कर लें एक पॉइंट ए पर एक कंपास नीडल रख दिया था। कंपास नीडल का काम ये होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। जब उसने पॉइंट ए पर कंपास नीडल रखा तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, उसकी सुई डिफ्लेक्ट कर गई। ये चीज़ ये शो कर रही थी कि इस वायर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, वो बी है। अच्छा, उसने काम ये किया कि इसी कंपास नीडल को इन कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के दरमियान रख दिया। जब 2 प्लेट्स के दरमियान रखा था तो उसने
तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि यहाँ पर भी कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ा सवाल था। वहाँ गौर से देखें, इन प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल मौजूद नहीं है सिवाय इस कंपास नीडल के। देयर इज़ नो मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब मटेरियल नहीं है तो इसका मतलब है चार्ज ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ़्लो ऑफ चार्जेस ज़ीरो हैं। जब फ़्लो ऑफ चार्जेस ज़ीरो हैं तो इसका मतलब ये हुआ करंट को भी ज़ीरो होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड को भी ज़ीरो होना चाहिए। बट इन कैपेसिटर बाई हेज एक्सपेरिमेंट, चूँकि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं वो ज़ीरो हैं क्योंकि इन प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो मटेरियल। तो उसके लिए ये चीज़ हैरान कुन थी कि भला बिना मटेरियल के भी कोई करंट गुजर सकता है या बिना चार्जेस के भी कोई करंट फ्लो कर सकता है। तो उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले। तो चलिए देखते हैं उन रिजल्ट्स को। ही कंक्लूडेड दैट विदाउट कंडक्शन करंट देयर इज एन अदर करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कंडक्शन करंट के अलावा एक और करंट होता है जिसे उसने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। एक होता है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ड्यू टू कंडक्शन करते हैं और करंट कहलाता है कंडक्शन करंट। लेकिन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंडक्शन ऑफ चार्जेस नहीं हो रही, तो वहाँ पर एक और करंट होता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका फार्मूला होता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या यूँ भी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट DE डॉट A डिवाइडेड बाई DT। अब एम्पियर्स लॉ के मुताबिक क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था हमारे पास म्यू नॉट I के, लेकिन मॉडिफाइड करने के बाद करंट दो हो गए हमारे पास। एक हुआ कंडक्शन करंट, दूसरा हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन दो करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। एक ड्यू टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, और वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। अब ID की वैल्यू जब पुट करते हैं तो बनेगा B डॉट DL म्यू नॉट IC यानी कि कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट, अब ID की ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वाले बनेगा एप्सिलॉन नॉट DE डिवाइडेड बाई DT इंटू A एरिया। अब इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील हो रहा होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैं लिख रहा हूँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे तब्दील होती है। देखें सर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि हाफ टाइम पीरियड पर AC सोर्स का ये वाला सिरा है पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, तो इसके मुताबिक कैपेसिटर की ये प्लेट्स हो गई पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी बार कुछ इस डायरेक्शन में है। अच्छा, दूसरे नेक्स्ट टाइम पीरियड में AC सोर्स का ये वाला सिरा हो जाता है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि AC सोर्स अपनी पोलैरिटी तब्दील करता रहता है हर आधे टाइम पीरियड में। तो इसके मुताबिक प्लेट्स का ये वाला सिरा हुआ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब की बार हुई इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब की बार तब्दील हो रही है। इसी तब्दीली की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब याद रखें, स्टैटिक चार्जेस, रुके हुए चार्जेस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और मूविंग चार्जेस, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे चार्जेस जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो वो प्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब कोई चार्जेस ऑसिलेट करते हैं
ऑसिलेटिंग चार्जेस, या फिर एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्जेस, तब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो हमने साबित किया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है बाय एम्पियर्स लॉ, और हमने ये भी साबित किया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करती है बाय फैराडे लॉ। और ये चीज़ें काफ़ी बार डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।